अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उसमें एक तो मियां नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर, दूसरा फ़ौज के अंदर करप्शन का इंकशाफ हुआ है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार हुई है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, और तीसरा मामला जनरल फैज़ के हवाले से कि उनके बैरून मुल्क फ़ौज मुखालिफ अनासर के साथ राब्तों का इंकशाफ हुआ है, जिससे उनके खिलाफ केस और संगीन होता जा रहा है। तो ये तीन इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आज 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर गया हूँ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਚੁੱਕੇ हैं कि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बल्कि ये है कि मैं अगर इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो मेरे हाले 1 लाख वोट तो हो गया। लेकिन यह है कि वोट मेरे स्कैटर्ड हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे फैले हुए हैं। मुझे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहिए थे, लेकिन आप लोगों के एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी मैं नोट कर रहा हूँ कि कोई हमारे जो 38% व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। वो सर्च करके देखते हैं। तो अगर इस खुशी के मौके पे आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप भी इस खुशी में शामिल हो सकते हैं, और बाकी टल्ली शल्ली आन करना जो है वो आपने नहीं भूलना। तो हम जो है अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो नाजरीन, मियां नवाज शरीफ के लिए एक बुरी खबर है। मियां नवाज शरीफ, आपको पता है कि आजकल बड़े एक तसलसल के साथ कोई बयानात दे रहे होते हैं कि अवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जाए, बिजली की कीमतें कम की जाएँ। पिछले दिनों उन्होंने मरीम नवाज़ के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान क्या किया, उन्होंने कहा कि जो अगस्त और सितंबर है, इसमें जो बिजली के बिल हैं, उनको जो पंजाब के लोग हैं उनके बिजली के बिल में यूनिट जो है, जो 200 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनके बिजली के बिल जो हैं उसमें 14 रुपये की कमी की जाएगी। जो 200 यूनिट तक हैं वो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है, उन पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी सपोर्ट देती है, जिसमें यूनिट सस्ता होता है। तो लिहाजा उन्होंने आगे 2 से 500 वाले जो इस्तेमाल कर रहे थे ना, उन्होंने ढाई देने की कोशिश की थी कि मैं जनाब आपको एक शोल्डर प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उस पर जो है, यानी कि IMF वालों ने कहा कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। उन्होंने जो है इस पर काफ़ी इतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कि आप जिस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं उधर इस तरह की सब्सिडीज़ की गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कह दिया है कि ये काम नहीं होने चाहिए और भी कोई सूबा ना करे। बाय द वे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाकी सूबों को इनक्रेज कर रहे थे कि आपने भी ये काम करना है। तो अब ये है कि उससे मियाँ साहब की भी बड़ी सुबकी हुई है, और जो बाकी लोग हैं, यानी कि जो करना चाह रहे थे, उन्होंने लगता है कि जनाब है तो 4 दिन सियासत कर जाएंगे। और इनका ये ख्याल था कि ये कोई जो डिस्काउंट दे के तो बाकी जो सूबे हैं उन पर एक प्रेशर आएगा उनके लोगों की तरफ से। लेकिन इसमें जो उन्होंने कहा जी कि आइंदा से कोई भी सूबा इस तरह के कामों में जिधर कोई सब्सिडी वगैरह का जिक्र हो, शामिल हो, उसमें मनमानी ना करे। फेडरल गवर्नमेंट से पहले पूछ ले, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमें जवाब दे है, मतलब IMF को जवाब दे है। लेकिन इसमें यानी कि एक बुरी खबर है और एक समझें कि अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि आइंदा ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या कि इस दफ़ा तुसी कर बैठे हो तो आपने सितंबर के बाद ये रैत कोई दोबारा देने की कोशिश नहीं करनी। मसलन ये है कि अभी इन्होंने अगस्त और सितंबर के लिए दी है कि यूनिट जो है 14 रुपये सस्ता किया है, यानी वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, और उसको इस मद में कोई 90 अरब रुपए अपने जो तरक्याती बजट है उसमें से इस तरफ बिलों की मद में वो अदा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये सितंबर के बाद नहीं कर सकते। अब ये है कि इसका एक तरह से पंजाब को फ़ायदा भी हो गया, लेकिन ये साथ ये भी हो गया जी कि ख़बरदार आइंदा कोई आपने सब्सिडी देने की कोशिश की। अब जो दूसरा उसमें मसला है वो ये है कि जो ये कोई सोलर्स लगाना चाह रहे थे, और सोलर के हवाले से था कि हम लोगों को फ्री सोलर देंगे, वो भी सब्सिडी के मद में आता है। उसके बकौल मरियम के कि मरियम नवाज़ के कि तकरीबन कुछ 700 अरब लगना था। वो चीज़ें जो है ना वो अब ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा जो बिजली वाला है वो तो 2 माह के लिए कोई मेरे ख्याल बजट हो जाएगी, लेकिन जो बाकी सोलर्स वाला मामला है वो अब नहीं हो सकेगा। बाकी सूबे जो हैं उधर भी यानी कि जिन्होंने ऐलान किया नहीं है उनके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये पंजाब को भी एक वन टाइम परमिशन मिली है। उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन IMF के मामलात में आपने नहीं आना। तो ये एक होगी चीज़। और दूसरा मामला जो है, आगे हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं,
और अच्छा, दूसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए पहले मैं ज़रा बता दूं, कल मैंने वो जो लाहौर की गैंग वार पर जिक्र मैंने किया था, तो उसमें वो ख्वाजा तारीफ़ हैं, ख्वाजा तारीफ़ गुलशन, उनका ज़िक्र जो है वो मैं कर गया कि ख्वाजा अब्दुल लतीफ़, और तीफ़ी से मैं उनको अब्दुल लतीफ़ कर गया, वो तारीफ़ गुलशन है। तो खैर वो करेक्शन मैंने करनी थी, काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे उस बारे में बता भी रहे थे। अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मैं वो फ़ौज के हवाले से है कि फ़ौज में जो एक बेकायदगियाँ हैं, जो करप्शन है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट किसकी है? वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है, इसके मुताबिक ये डान में पब्लिश हुई है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि बड़ी सीरियस किस्म की रेगुलरिटीज़ हैं। और उन्होंने कहा जी कि इनके 1985 से लेके अब तक कोई तकरीबन कोई 1974 ऑडिट पैराज हैं। ऑडिट पैरा का मतलब ये होता है कि इनके जो माली मामलात हैं उन पर एतराज़ात होते हैं कि आपने फ़लाँ चीज़ जो है कोई ठेका दिया है तो वो इश्तिहार के बगैर क्यों दिया है, आपने फ़लाँ चीज़ जो है वो ख़रीदी है तो रूल्स की वायलेशन के तहत क्यों, वायलेशन करके क्यों ख़रीदी है, या आपने इश्तिहार नहीं दिया और उसके बगैर कर ली है। अच्छा, इसमें कोई मेजर एतराज़ात भी होते हैं, अहम एतराज़ात भी होते हैं, ज़रा माइनर भी होते हैं कि जो एक कानूनी तरीके से हट के होते हैं, लेकिन आप कहते हैं जी कि कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यह है कि ओवरऑल ये मिला के ये कोई हैं 1974, आप समझें कि 2000 हैं, और इनमें से जो 660 हैं, आप समझें कि 700 कर लें, मोटा मोटा साफ करने हैं, तो यानी कि आप समझें कि 2000 एतराज़ात थे, एतराज़ के पैरे थे, और उनमें से उन्होंने कहा जी कि अभी तक इन्होंने 700 का जवाब दिया है। ये 2000 पैरे कब से थे? ये 1985 से आनवर्ड की बात हो रही है, यानी कि एक साल की बात नहीं हो रही, ये 1985 से आनवर्ड की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इनके जवाब नहीं दिए, और इन पर जो ज़्यादातर एतराज़ात हैं वो इसी तरह के हैं कि जैसे कोई किसी जगह पे कोई ठेका है तो आपने कोई इश्तिहार नहीं दिया, या अखबारात में इश्तिहार नहीं दिया, पेपरा जो है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे आपने इश्तिहार डाल दिया कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और उसके बाद आपने लोगों को ख़बर नहीं होने दी और आपने ठेका दे दिया। अब उसमें कई जगह वो प्ली लेते हैं जी कि वो मामला जनाब बड़ा सीक्रेट किस्म का सी, तुहानू किहड़ियां गल्लां दसी है, यानी कि जो फ़ौज के मामलात हैं वो बड़े सीक्रेट होते हैं, यानी कि वो इस तरह के हवाले देते हैं। तो लेकिन उन्होंने जो आगे जवाब आता है ऑडिट का, वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का मामला था तो डिफेंस सेक्रेटरी से आप एग्जाम्पशन ले लिया करें, वो एग्जाम्पशन दे सकता है कि जिधर सीक्रेट मामला हो। इधर ऐसा भी है कि उन्होंने भी इस्तिस्ना नहीं दिया। बाज़ केसेस ऐसे हैं कि जिधर ऑडिट पैराज आ भी गए हैं, यानी कि ऑडिट के एतराज़ात आ भी गए हैं, लेकिन कोई उधर से इस्तिस्ना नहीं लिया और वो अनरिजॉल्व हैं। तो इस तरह के मामला जो हैं उन्होंने यानी कि जो एक बेकायदगियाँ हैं जो माली मामलात में, उस पर जो सवाल उठाया। अब यह है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो चीज़ें ऑलरेडी रिपोर्ट हो गई हैं, मैं फिर उन पर मज़ीद जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मैं इनपुट लेता हूँ कि क्या, यानी कि बाज़ चीज़ें हैं कि हमें एज आ आउटसाइडर को डिफरेंट लगती हैं, जो सिस्टम में होते हैं उनको डिफरेंट लगती हैं। तो मैं एक साबिक ऑडिटर जनरल थे, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी जो रिपोर्ट है ये एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ओवरऑल ऑडिटर जनरल का एक उहदा है, महकमा है, अदारा है, और उसका जो सरबराह है वो ऑडिटर जनरल होता है। तो जो एक साबिक सरबराह थे इस अदारे के, मैंने उनको पूछा कि आपकी क्या राय है इनके बारे में। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि वो किसी टाइम जो डिफेंस के भी कोई टॉप के ऑडिटर रह चुके हैं पहले, और इनके ओवरऑल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। तो मैंने उनको पूछा कि ये कैसा मामला, यानी कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि इस तरह के जो एतराज़ात हैं वो आप किसी भी वजारत के उठा कर देख लें तो हर जगह पर एतराज़ात मौजूद होते हैं। होता क्या है कि जब ये ऑडिट वाले ऑडिट करते हैं और जो वो कहते हैं कि रूल्स की वायलेशन हुई है और मामलात जो हैं इनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी जगह पे कोई रिकवरी का ऑर्डर करते हैं, कोई इनकी एक डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है, उधर जो है वो डिपार्टमेंट जो है अपना मौक़िफ़ देता है, ऑडिटर जो है अपना मौक़िफ़ देते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो उधर रिज़ॉल्व हो जाती हैं जो अनरिज़ॉल्व रहती हैं, जिसमें डिपार्टमेंट की अपनी एक पोजीशन होती है और ऑडिटर्स की अपनी होती है, तो फिर वो मामला जो है वो आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में चला जाता है। तो जो पार्लियामेंट की होती है फिर उधर जो है ना वो टेकअप करते हैं और फिर वो देखते हैं जी कि अच्छा आपने फ़लाँ पैरा जो है इसका क्यों जवाब नहीं दिया, या इसको अभी तक आपने रिज़ॉल्व क्यों नहीं किया। तो फिर वो एक जो है ना एक्सरसाइज इस तरह से होती है।
अब उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि ये जो भी आप किसी भी वजारत की उठा कर देखेंगे तो ये आपको हर जगह पर नज़र आएगा कि सब के इस तरह के मामलात हैं। लेकिन चूंकि हम जो है डिफेंस वालों को ज़्यादा एक समझते हैं कि जनाब ये तो दूसरों के ख़िलाफ़ दूजियां दी मंजी थले डंगोरी फेरते हैं और ये दूसरों की करप्शन की बात करते हैं, तो इनको तो इंसपाक होना चाहिए। उस पर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोई माइनर पैराज भी होते हैं, कोई मेजर एतराज़ात भी होते हैं। उन्होंने कहा कि एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अक्सर, और उन्होंने अपने टाइम का जिक्र किया कि जब वो जो है डिफेंस के ओवरऑल टॉप एडिटर थे, तो उन्होंने कहा कि जो मेजर पैराज होते हैं जहाँ पर बड़ा क्रिटिकल किस्म के ऑब्जेक्शंस होते हैं उसमें वो अक्सर वो हल कर लेते हैं। या उन्होंने कहा जी कि मैंने जो देखा उस टाइम मैंने ये देखा, और उसकी वजह यह है कि उनकी जो प्रमोशन है, जो ऑफिसर है जिस पर इल्ज़ाम आ रहा है, उसकी जो प्रमोशन है वो उसमें ज़िक्र आता है, यानी कि जो उसके रिकॉर्ड जाता है ना तो उसमें ज़िक्र आता है कि इस पर फ़लाँ ऑडिट पैराज जो हैं उनमें एतराज़ था। तो अगर जिसमें वो को पर्सनल लेवल का एतराज़ होता है कि जिसमें लगता है कि ये बंदा खुद बेनिफिशरी है, तो उस सूरत में उसकी प्रमोशन नहीं होती, प्रमोशन रुक जाती है। तो लिहाजा ये एक बड़ा एक डेटरेंस का रोल प्ले करती है, तो वो काफ़ी चीज़ें वो ठीक कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, 2 महकमे ऐसे हैं या अदारे ऐसे हैं कि जिधर कदरे ऑडिट पैराज जो हैं उन पर ज़्यादा उनको संजीदगी से लिया जाता है। एक उन्होंने कहा जी कि डिफेंस वाला है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, उधर डेटरेंस का किस तरह से है? उन्होंने कहा कि उधर मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्बेसडर है, वो किसी जगह पे पाकिस्तान मिशन में बाहर रहा, उस पर कोई एतराज़ात आ गए। अगर वो एतराज़ात कोई रिज़ॉल्व करने में नाकाम हो जाते हैं, बाज़ होते हैं अदारा जाती एतराज़ात, अदारा जाती जो होती हैं उसमें सारी ज़िम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अगर कोई लगता है कि किसी की कोई पर्सनल शॉर्ट कमिंग की वजह से या बदनीति की वजह से किसी जगह पे जो पब्लिक मनी है उसका नुकसान हुआ है, तो फिर वो जो मुतलका एम्बेसडर है या कोई ऑफिसर है वो उसके खाते में पड़ जाता है। और होता क्या है कि जब वो रिटायर होता है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि लिहाजा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उधर भी कदरे जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनको सीरियस लिया जाता है, और इधर भी डिफेंस में इसलिए सीरियस लिया जाता है कि जो अफसरान हैं उनकी प्रमोशन जो है वो रुक जाती है। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि एक एनएलसी का भी मामला आया था कि उधर से कोई जो जनरल साहब थे, डीजी थे, उन्होंने कोई पैसा था एनएलसी का और वो कहीं स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और वो बाद में उधर पैसा जो है ना वो घाटे में गया और काफ़ी नुकसान हुआ, और वो मामला जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में आया। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में आए, लेकिन फाइनली उन लोगों का ट्रायल हुआ। मैं वैसे ज़ाती तौर पे इस चीज़ से ज़रा इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि जिस अंदाज में उनका ट्रायल हुआ वो काफ़ी एक उनको प्रेशर डालने के बाद ही हुआ। पहले चौधरी निसार थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में, उन्होंने उनको टेक ऑन किया, उनका मामला आगे नैब के पास भेजा। नैब वाले जो हैं उन्होंने फ़ौज से वो पूछते थे कि भाई आप इनके बारे में रिपोर्ट दें, हम इनके ख़िलाफ़ इनको कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। फ़ौज वाले कहते थे कि नहीं, हम जो है हम इनके ख़िलाफ़ ख़ुद कार्रवाई शुरू करेंगे। फ़ौज के बाद मामलात की समझ नहीं लगती। एनएलसी जो है ये बेसिकली प्लानिंग डिवीज़न के अंडर आता है, लेकिन उधर जो है जो मुख्तलिफ मार्शल लगे हैं उस दौरान कई इदारे जो है ना वो फ़ौज ने उस पर काबज़ है, कंट्रोल उनका है। तो इधर अभी भी जो है डीजी एनएलसी जो है वो फ़ौज का होता है, और काफ़ी फोर्स जो है वो एनएलसी की उनकी होती है। लेकिन बाज़ का जब अपनी जान छुड़ानी होती है वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो प्लानिंग डिवीज़न का सेक्रेटरी होगा। तो लेकिन जब इनका मामला आया, एज अ पर्सन आया कि जो डीजी वगैरह हैं उनका आया, तो उन्होंने कहा जी कि हम इनका ट्रायल करेंगे। खैर उनके मामले में ट्रायल भी हुआ, और उनके रैंक्स वगैरह जो हैं वो भी ले लिए गए, कोई उनके बेनिफिट्स विड्रॉ कर लिए गए, तो वो एक तरह से दे वर डिसग्रेस जर्नल्स। तो खैर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये ऑडिट जो है, ऑडिट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन्होंने कहा कि जो बाकी महकमे हैं उधर ऑडिट का मामला ज़्यादा संजीदा इस सूरत में हो सकता है कि अगर उधर भी जो अफसरान हैं, ऑडिट पैराज जो हैं, अगर किसी अफसर पर आ रहे हैं कि उसकी मौजूदगी में या उसकी सुपरविजन में ये काम हुआ है, तो उसको अगर उसकी प्रमोशन को उसके साथ मशरूत किया जाए तो ये लोग उनको ज़्यादा संजीदगी से लेंगे। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है, यानी कि ये मेरे लिए भी इसमें कई चीज़ें बड़ी नई थी। मैं वैसे जब किसी भी बंदे से बात सुनता हूँ तो मैं पर्सपेक्टिव को बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि मैं ज़रूरी नहीं मैं बाहर बैठा कोई अच्छा जज हूँ। जो लोग सिस्टम में होते हैं यानी कि वो ज़्यादा एक बेहतर उनकी राय जो है उसको वैल्यू करना चाहिए, और अगर उसको आपने चैलेंज भी करना है एक और आप प्रोफेशनल ओपिनियन लेते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलता है कि पहले बंदे की राय जो है कितनी मोतबर थी या गैर मोतबर थी।
तो जो ऑडिट रिपोर्ट है और उस पर जो एक तबसरा है यानी कि मैंने आपको बताया, और इससे आगे जो है यानी कि हमारा जो जनरल फैज़ हमीद जो है उन पर इंक्वायरी चल रही है। पहले ये ख्याल किया जा रहा था जी कि वो उनका कोई 8-9 सितंबर तक कंडा कर दिया जाएगा, यानी कि उनका जो है ट्रायल हो जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बनी है कि जो अभी उनके काफ़ी जो करीबी लोग हैं उनके जो पास जो भी गैजेट्स हैं वो सब का फोरेंसिक हो रहा है। जो उनका स्टाफ था और भी जो घर वाले बाहर वाले यानी कि इस तरह के कई लोग जो हैं उनका हो रहा है। अच्छा, उस दौरान कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिसमें कोई बिरून मुल्क जो हमारे कोई यूट्यूबर हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं फ़ौज के हवाले से, उनको कई मामलात में इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई है और इस पर मज़ीद काम हो रहा है। यानी कि वो देख रहे हैं कि किस किस में यानी कि कुछ एविडेंस मिली है, अभी मज़ीद जो एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। और ये एक उधर एक ये सोच पाई जाती है कि चूँकि ये मामला आगे ये कोर्ट मार्शल पर ख़त्म नहीं होना, इसमें कोई चीज़ें आगे जाके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती हैं। कुछ मामला तो चैलेंज नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मामला जो है वो चैलेंज हो सकते हैं। लिहाजा वो कह रहे हैं कि जो है ना ज़रा पक्के पैरी आओ, यानी कि इनको ज़रा ना एक सॉलिड तरीके से इन पर केस इस्टेब्लिश करें ताकि जिधर भी जाए इसको लीगली कोई चैलेंज ना किया जाए। तो ये जो एक मामला था, मुझे कोई ज़रा मज़ीद कुछ आइडिया है लेकिन मैं उस पर बावजूद बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मैंने सुनी है कि कई चीज़ें ऐसी कि जिनके बारे में जो बिल्कुल इंटरनल किस्म की थी और वो चीज़ें फ़ौज की वो बाहर पास ऑन हुई हैं और उन लोगों ने उस पर कई प्रोग्राम्स किए हैं। तो ये चीज़ जो है ये जनरल फैज़ पर एक बड़ा, इस पे उनका स्पाइंग का केस भी बन सकता है, कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ इंसाइटमेंट का केस भी बन सकता है। अभी भी पहले भी जो उन पे बने हुए हैं कोई इसी किस्म के हैं। बाकी जो उनका स्टाफ है वो ऑलरेडी जो उनके साथ पहले काम कर चुके हैं उनकी भी एक इंक्वायरीज़ चल रही हैं। जो लोग इतने गिरफ़्तार नहीं हुए, यानी कि इतलात ये हैं, कहने को ये लोग कह रहे हैं कि जो गिरफ़्तार होंगे उनका ज़िक्र जो है वो ISPR वाले जारी करेंगे, लेकिन बाकी लोग जो है ना उनका आना जाना लगा रहता है कि किसी को बुला लिया कि सर जी ज़रा ना फ़ोन अपना दो, सर आपका जो है हमें लैपटॉप चाहिए, सर आपका फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं और उन लोगों को इंटेरोगेट भी किया जाता है। कोई बुला के किसी को सुबह के टाइम बुलाया, रात तक छोड़ा नहीं है, उसको डिटेन किया या जो भी कह लें, और उनसे जो है सवाल जवाब लगे रहे कि फ़लाँ बात जो है इसका क्या मतलब है, फ़लाँ जो मैसेज गया था इसका क्या मतलब था। तो ओवरऑल जो है जनरल फैज़ जो हैं वो अभी तक उनकी कोई दूर दूर तक कोई उनको कोई ऐसा रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उनके लिए मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।